नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। महाकुंभ का महास्नान, महाशिवरात्रि, वैसे ही महाशिवरात्रि की अहमियत हमारे समाज में जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है और अब जब महाशिवरात्रि पर महास्नान, महाकुंभ में हो रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार बनाना चाहती है। अब तक 63 करोड़ 63 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुँचने का आंकड़ा सामने आया। ये छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। 63 करोड़ इसका मतलब हिंदुस्तान में हर राज्य से कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। हालाँकि इस आंकड़े का मैकेनिज़्म सरकार के पास क्या है? कैसे इसको वेरीफ़ाई किया जाए? इसको लेकर कोई बात अलग चर्चा कभी हो सकती है। लेकिन अभी तक आंकड़ों के मुताबिक जो बाज़ार में है, वो ये कि 63 करोड़ 63 करोड़ लोग जो हैं वो महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आखिरी 2 दिनों में और ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो क्या कुछ मायने हैं? महाकुंभ से कितनी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इज़ाफ़ा हुआ है? ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। महाशिवरात्रि के विशेष संदर्भ में मानस श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेश कुलश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं, अजीत नाहर राजनीतिक विश्लेषक हैं, नावेश शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी आप नाम से ही वाकिफ हैं कि आप पंडित जी हैं और बड़ी जबरदस्त वैज्ञानिक समझ भी रखते हैं मुकेश भारद्वाज जी। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत मानस श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्तर प्रदेश में रहकर पूरी सियासत जो इससे जुड़ी हुई है, धर्म और सियासत का रिश्ता जितना पुराना है, उतना ही हमारी सभ्यता है। लेकिन मानस जी महाशिवरात्रि पर महास्नान, महाकुंभ में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी को लेकर कितनी उत्साहित उत्तर प्रदेश की सरकार आपको नजर आ रही है? जी, बिल्कुल देखिए जब अंतिम 2 दिन बचे हैं कुंभ के समाप्त होने में और उस कुंभ के आयोजन की शुरुआत से ही जिस तरीके की सियासत हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद इसका भी अब यहीं पर समापन हो जाएगा कुंभ की समाप्ति के साथ ही, या हो सकता है कि इसको मुद्दा बना करके आगे भी समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इसको लेकर के चले। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार जिस तरीके से आंकड़े जारी कर रही है उसके पीछे उसका तथ्य ये है, वो कह रही कि जो पूरे मेला क्षेत्र में और प्रयागराज में जिस तरीके से जो कैमरे लगाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, उसके तहत वो ये आंकड़ा जारी करते हैं। इसमें वाद-विवाद हो सकता है कि संख्या कितनी है, क्योंकि जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से कई कई तरीके की बातें की जा सकती है। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि ये आंकड़े इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कल्पवासी ऐसे हैं जो पूरे सवा महीना, 1.5 महीने तक का या 1 महीने का वहाँ पर कल्पवास करते हैं और वो बार-बार वो भीड़ जो है वो रिपीट भी होती है। तो इस रि जो जो रिपीट हो रही है वो भी आंकड़े हर रोज़ स्नान के जो आंकड़े जारी होते हैं उसमें काउंट किए जाने चाहिए। खैर ये तो सियासी बात हो गई। इस पे सियासत मुझे लगता है कि 2027 तक जारी रहेगी, क्योंकि चाहे वो भगदड़ का मामला हो या व्यवस्था का मामला हो या दूसरी तमाम जो बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जाती रही हैं, वो सियासी लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इसके इतर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा भव्यता के साथ इंतजाम किया और उसमें भी कोई शक नहीं है कि जो भीड़ थी वो अनुमान से कहीं ज़्यादा आई, इस वजह से भी कुछ दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन अभी चूँकि 2 दिन और बचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कल भी जो संख्या होगी वो करोड़ों में 1 करोड़ से ऊपर का उसका आंकड़ा उसका पार कर जाएगा, जो कि रात से ही लोगों का वहाँ पर आना शुरू हो जाएगा और भीड़ निरंतर जारी है। दूसरी अहम बात ये भी है कि सरकार लगातार बंदोबस्त कर रही है और खास तौर से ये भी कि जो स्पेशल 28 ऑफिसर्स जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या में जो हादसा हुआ उसके बाद से उतारे, तो निश्चित तौर पर उससे व्यवस्था में कुछ सुधार आया है। आज से ही नो व्हीकल जोन फिर से लागू कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी श्रद्धालु इत्मीनान से आराम से स्नान कर सकें और कोई पैनिक सिचुएशंस वहां पर क्रिएट ना हो, जिसको लेकर के सरकार पर फिर से सवाल खड़े किए जा सके। हालांकि इसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि आमतौर पर जितने भी कुंभ हमने कवर किए, खासतौर से व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2001 से लेकर के अब तक प्रयागराज में जितने भी कुंभ हुए, सौभाग्यवश मैंने उन कुंभ को सभी को आयोजन को मैंने कवर किया। आमतौर पर देखा ये गया और दूसरे साथी भी जो हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे इस बात को मानेंगे कि आमतौर पर मौनी अमावस्या के बाद से भीड़ काफी कम हो जाया करती है और जब बसंत पंचमी का स्नान हो जाता है उसके बाद तो लगभग भीड़ समाप्त हो जाती है।
लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार जिस वेग से श्रद्धालु स्नान करके वापस जा रहे हैं, उससे दुगनी वेग से, दुगनी रफ्तार से वहां पर दूसरे इलाकों से आ रहे हो। यही वजह है कि देश के तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वो रास्ते जो प्रयागराज की तरफ जाते हैं, वहां पर लगातार भीड़ बनी हुई है। तो सरकार के लिए कल का जो दिन है वो कह सकते हैं कि अंतिम चुनौती के तौर पर है और सरकार की पूरी कोशिश है कि वो मौनी अमावस्या का जो हादसा हुआ उसके बाद से जिस तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया, वो व्यवस्था अब बनी रहे ताकि कल का जो स्नान, अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि के साथ ही इस कुंभ के आयोजन का समापन भी हो जाएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश है और पूरा उत्साह भी है कि वो कोई इसके दामन पर दाग ना लगने पाए, कोई विपक्ष को कोई मौका ना मिले और स्नान बहुत आराम से पूर्ण हो जाए, महाकुंभ का ये आयोजन पूर्ण हो जाए और कल महाशिवरात्रि के साथ ही ये आयोजन पूर्ण भी हो जाएगा। तो निश्चित जी, तौर पर ये आखिरी मौका, आखिरी लम्हा है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक-ठाक ही रहे। जी। प्रोफ़ेसर दिनेश कुलश्रेष्ठ और नावेश शिखो जी, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले मुकेश भारद्वाज जी, पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो पहले उनको सुनते हैं कि महाशिवरात्रि के संदर्भ में दरअसल इसकी अहमियत और कितनी बढ़ जाती है, लोगों में इसको लेकर और कितना ज़्यादा उत्साह जो है वो महाशिवरात्रि के जो स्नान है उसके संदर्भ में लोगों में इसको लेकर और कितना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लीज़ आप लोग सभी अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए, पंडित मुकेश भारद्वाज जी के अलावा। पंडित जी मुझे आप बताइए कि ये जो आखिरी दिन महाशिवरात्रि से जोड़कर कितना ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है? देखिए, जहां तक सवाल है कि महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है हमारा, जिस दिन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ये। और भगवान शिव से जुड़े हुए उसमें जब हम बात करते हैं कि अमृत स्नान की, जब हम बात करते हैं कुंभ की, तब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रकार से जो जन भावनाएं जब किसी उससे जुड़ती हैं, तो हम मानते हैं, हमारे आख्यानों में, हमारे जितने भी जो धर्मशास्त्र हैं उनके अंदर है कि भगवान शिव ने विष पान करके खुद ने और इस अमृत को सभी के लिए उपलब्ध करवाया था। तो ये माना गया कि भगवान शिव वो स्थिति देते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कड़वाहट है, कोई अगर तनाव है, अगर कोई किसी प्रकार का विष वो अगर हमारे जीवन में है, तो उनके आशीर्वाद से हम ये मानते हैं शिवरात्रि के पर्व पर कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां, सब समस्त प्रकार के विष जो है वो शांत होंगे और उनसे हमें मुक्ति मिलेगी और हम उनके आशीर्वाद से जीवन में बहुत आनंद की प्राप्ति करेंगे। जब यहाँ ये जी। कुंभ से जुड़ जाता है तो हुँ, इसका बहुत ही महत्व बढ़ जाता है कि वो स्नान से जब हमारे जीवन में कोई भी पाप कर्म अगर हमने किए हैं, तो ये मान्यता है कि इस पर्व का सभी, ऐसे तो सारी जितनी भी तिथियां थी सारी बहुत श्रेष्ठ थी और हर का अपना एक महत्व था, पर जो शिव भक्त हैं, देखिए यहाँ ये दो प्रकार की धाराएं हमने देखी हैं कि वैष्णव और शैव दो धाराएं का मिलन भी आप इसको इस पूरे कुंभ को कह सकते हैं। यहाँ दो प्रकार के मत थे जो पहले तो बहुत मुखर तौर पर एक दूसरे की जो पूजा पद्धति थी उनके बीच में थोड़ा अंतर था। धीरे धीरे ये एक तौर पर हमारे इसके अंदर जो जुड़ाव हुआ और ये एक कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों धाराएं आकर के मिल जाती हैं और इसके प्रतीक के रूप में जैसे कहा गया अभी कि भाई यहाँ तक बसंत पंचमी तक या जो पूर्णिमा तक आकर के ये पूरी तरह शिथिल हो जाता था। इस बार यूं कहें तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि 144 वर्ष का जो ये योग हमने माना कि इसे कि ये 144 वर्ष बाद आ रहा है, तो और शिवरात्रि के दिन जितने भी शिव भक्त हैं वो पूरी तरह से अपने आप को जोड़ करके वहां पहुंचना चाहते हैं और अपने आप को उस अमृत योग से उस जो आत्मिक शुद्धि या आध्यात्म की चेतना अपने अंदर जोड़े रखने के लिए वहां पर पूरी तरह समर्पित दिखाई दे रहे हैं और हर शहर, हर घर में से कोई ना कोई वहां उपस्थित होकर के इस जुड़ाव को
इस पावन अवसर को अपने साथ चाहता है कि वो उसकी यादों में, उसके जीवन में इसको संजो के रखे। तो ये जी। एक ऐसा अद्भुत वो कह सकते हैं अपन कि इसमें इसके कारण भी बहुत ज्यादा आप संख्या बल देख रहे हैं कि जो संख्या बल हमें बढ़ा सोचा हुआ नहीं जा नजर सकता। आएगा। स्क्रीन पे हमारे जी जो नजर आ रहा है, यहाँ पर तस्वीरें जो दिख रही हैं वो बता रही हैं कि ये जो 63 करोड़ का आंकड़ा है वो कैसे बना है। जो भव्य यहाँ अद्भुत। पर विशाल जो भीड़ दिख रही है, लोगों का जो हुजूम है जो दिख रहा है, या जो भक्तों की संख्या और है जो दिख रही है, या आश्चर्यजनक बात है। घाट पर जिस तरह की तस्वीरें हैं, दूर से देखकर हाँ, मुकेश भारद्वाज जी बड़ा रूह कांप जाती है कि कैसे संगम के किनारे, पानी के किनारे, जहां थोड़ा जोखिम भी है, वहां पर एक चुनौतीपूर्ण स्नान करने के लिए, एक डुबकी लगाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं। बाजार इससे बहुत जबरदस्त ढंग से जुड़ा हुआ है पंडित मुकेश भारद्वाज जी। नावेद जी, मैं आपके पास आऊंगी प्रोफेसर गिरीश कुलश्रेष्ठ जी को सुनने के बाद, क्योंकि बाजार इससे बहुत जबरदस्त जुड़ा है। सिर्फ कुंभ में ही नहीं, पूरे देश के बाजारों में महाशिवरात्रि की तैयारी दिख रही है। आज बाजार कुछ अलग नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि के संदर्भ में जितनी सारी जरूरतें, चीजें आस्था से जुड़ी हुई हैं, वो सब बाजार में एक अलग जगह बनाए हुए हैं। तो ये अगर सिर्फ पूरे देश के छोटे छोटे बाजारों का हाल है, तो कुंभ पे इसका सीधा सीधा असर प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ कितना जी देखते हैं आप? जी मीना जी, सादर प्रणाम और सभी न्यूज़ 24 के दर्शकों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि कल है ये। और महाकुंभ की जब हम लोग बात करते हैं तो महाकुंभ, मीना जी, अब इस वक्त जो है ना केवल धार्मिक मेला ही नहीं रह गया है। इसमें क्या है कि भारतीय संस्कृति समाहित है, भारत की परंपरा देखी जा सकती है, इसमें आधुनिकता की भी बात हो रही है। और मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा कि बाजार के ऊपर जो असर पड़ रहा है, अगर हम लोग देखते हैं तो 2019 का अगर हम लोग महाकुंभ की बात करें तो लगभग लगभग जो है ना 3,770 करोड़ रुपए का बजट था उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का मिला करके, जो कि इस बार के बजट में 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिससे कि जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो प्रयागराज के अंदर जो जो जनरेट हो रहा है वो लगभग लगभग जो है ना 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मैडम, आप समझ सकते हैं कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा होने के लिए किस तरीके का महाकुंभ मेला का जो बजट है वो बजट पर्सपेक्टिव में, यानी आर्थिक नजरिए से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ का मेला 26 फरवरी यानी कि कल अपने समापन की ओर जा रहा है, जिसमें कि लगभग 56 दिन है। अगर मैं इसको जोड़ लिया जाए 56 डेज में ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें 7,000 करोड़ लगा करके मीना जी उत्तर प्रदेश सरकार और 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट का माध्यम नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर जोर देके कहना चाहूंगा, ये केवल बाजार का विषय नहीं है, ये धार्मिक विषय भी नहीं है। इससे संस्कृति हमारी जुड़ी है, हमारे विचार इससे जुड़े हैं, हमारी मान्यताएं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, भारद्वाज जी ने, वो जुड़ी हैं। कि मान्यता है कि भाई हम लोग सब पाप मुक्त हो जाएंगे डुबकी लगा करके, होली स्नान करके, पवित्र स्नान करके, ये उससे जुड़ा है निश्चित रूप से मैडम, निश्चित रूप से। और ये तो मैं केवल उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग यहाँ से, जैसे मान लो मैं अभी पंजाब राज्य से बोल रहा हूँ, अगर कोई केरला से है, अगर कोई कर्नाटका से है, तो रेलवे की कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है। एयरपोर्ट में जो है ना आपने देखा होगा कि एयर टिकट्स लगभग लगभग जो है ना कोई भी सरकार ने व्यवस्थाएं की, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव देखा। और ये अभाव ये था कि टिकट्स एकदम हाइट्स पे थी, तो कोई कैपिंग होना जरूरी थी, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और यहाँ पर एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बात आ गई है, तो प्यू रिसर्च सेंटर है जो कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन रिव्यू को देखता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा ही इसका प्यू रिसर्च सेंटर का नाम है। वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि 143 करोड़ लगभग जो जनसंख्या है, इसमें वो छांट के रखा है कि 110 करोड़ के आसपास, यानी 143 करोड़ में
110 करोड़ की जनसंख्या सनातन फॉलोअर्स की बता रहा है पीयू रिसर्च सेंटर का, क्योंकि डेटा के साथ बात करना बनता है तो करना चाहिए। अब जब 110 करोड़ की जनसंख्या इससे कनेक्ट है, जिसमें से लगभग 65 करोड़ के आसपास, 63 करोड़ आप बता ही रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आज और कल 2 दिन मिलाकर के 65 करोड़ के आसपास बन जाएगा ये 26 फरवरी तक। आप समझिए कि 110 करोड़ सनातनी फॉलोअर्स में 65 करोड़ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये अपने आप में रिलीजन, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल इवेंट बन के निकल के आया है, और निश्चित रूप से ये बता रहा है कि देश की लगभग 55% की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है, वो महाकुंभ में शामिल है। और महाकुंभ में शामिल होने के नाते मैडम लगभग अगर हम लोग देखें इस महाकुंभ की, देखिए खूबसूरती समझिए, 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स इसमें शामिल हो चुके हैं, राजदूत, इंक्लूडिंग भूटान के जो राजा हैं जिग्मे केसार नामग्येल वांगचुक, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आप इसको समझिए कि ये एक केवल अब उत्तर प्रदेश तक सीमित रह करके नहीं, हम इसको देख सकते हैं, नेपाल से लेकर के, भूटान से लेकर के, इवन अब्रॉड यूरोप से लेकर के, साउथ एशिया से सारे लोग इस त्रिवेणी संगम में आ रहे हैं। और जब पब्लिक की बात होती है, चूंकि डेमोक्रेसी है मैडम, जब पब्लिक की बात होती है और जब 65 करोड़ का आंकड़ा टच करते हैं मीना जी, तो उसमें राजनीति भी आती है ना, राजनीतिक विषय है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र सब इसमें समाहित हैं। नावे शिको जी, धर्मशास्त्र भी तो, और सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से, इसलिए पंडित मुकेश भारद्वाज जी मुस्कुरा रहे हैं। सवाल ये नावे शिको जी कि मानस श्रीवास्तव जी ने जहां से चर्चा को शुरू किया था कि आखिरी दिन बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा होगा, पुख्ता इंतजामात, प्रबंधन, विपक्ष की आलोचनाएं, और 2027 तक, क्योंकि अब 25 में है, 26 में चुनाव से पहले भी क्या इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन सरकार कर पाएगी, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आखिरी दिन की चुनौतियां, इंतजामात कितने पुख्ता। नावे शिको जी, बहुत लोगों से फीडबैक आता है आपके पास, क्या खबरें आ रही हैं सरकार के मैनेजमेंट को लेकर और इससे जुड़ी हुई राजनीति? मीना जी, हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे कुंभ और महाकुंभ भी देखे। कुंभ का पर्याय होता है भीड़, आस्था, संस्कृति, लेकिन ये महाकुंभ जो है, मुझे लगता है ये शायद ऐसा महाकुंभ कभी अतीत में हुआ हो, क्योंकि इतना भव्य, इतना दिव्य और इतना बड़ा क्राउड शायद कभी किसी कुंभ में नहीं इकट्ठा हुआ हो। कोई सरकार भी होती है, वो इस तरह का आयोजन जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको करवाना होता है। लेकिन इतने मन से किसी सरकार ने ये आयोजन किया, ये जमीन पर बहुत सारी चीजें नजर आई हैं और देश ने इसको देखा है। विपक्ष की आलोचनाएं अपनी जगह पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग, उनकी उपस्थिति, उनकी निगरानी और उनका मन, तन, मन और धन से जो उनका लगाव दिखाई दिया, उसका अंजाम है। डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की सरकार है। हिंदुत्व का एजेंडा जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का है ही, तो बड़े मन से किया गया है। यही कारण है कि ये जो क्राउड मैनेजमेंट रहा, इस बात को मानना पड़ेगा कि कुछ मिसिंग हुई है, कुछ बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं, चाहे वो प्रयागराज में भीड़ की में जो हादसा हुआ जिसमें आधिकारिक तौर से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे, या दिल्ली स्टेशन पर कुछ लोगों की जानें गई। लेकिन उसको अगर अपवाद छोड़ दीजिए तो इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट जो है, इसको सफल कहा जाएगा उस दुखद घटनाओं के बाद भी, क्योंकि ये कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है ये एक आध्यात्मिक ताकत ही है कि एक शहर के एक संगम पर, एक तट पर आधा भारत, वो भारत जो दुनिया का विशालतम आबादी का देश है, आधा भारत इकट्ठा एक तट पर हो जाता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये कोई जादू है, ये कोई चमत्कार है, या इसको हम अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक चमत्कार ही कहेंगे कि करीब 2 महीने के समय अंतराल में
एक संगम पे आधा भारत इतनी विशाल जनसंख्या वाला इकट्ठा हो जाता है। और एक चीज जो सबसे बड़ी क्लियर है कि इस महाआयोजन ने, इस आध्यात्मिक अनुष्ठान ने दुनिया के तमाम धर्मों में सनातन धर्म की एक ताकत को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो मुझे लगता है दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी कि भारत के रहने वाले सनातनियों में वाकई अपने आस्था, अपनी संस्कृति के प्रति जो जादू है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो शायद किसी के धर्म में ना हो। और अब इस पर हम आते हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में संख्या बल सबसे बड़ी ताकत होता है। संख्या से ही राजगद्दी मिलती है, ताज मिलता है, तख्त मिलता है, मुख्यमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है। और संख्या बल में सनातन धर्म एकजुट है, ये एक परसेप्शन साबित हो गया इस महाकुंभ से। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, कहा जाता है कि लंबे संघ के लंबे संघर्ष के बाद उस संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने, और जब जनसंघ हुआ करता था तब के इतिहास से अब तक, ये भारत के हिंदू समाज को साबित बताने की कोशिश की है कि हम तुम्हारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाला राजनीतिक दल अकेला भारतीय जनता पार्टी है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बहुत सारी कमियां रही हैं, विकास कई जगह पर डगमगाया है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी जरूरतों की कमी रही है, लेकिन भारत की जनता में ये बात चिपक चुकी है कि एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हिंदुत्व की रक्षा, उसकी संस्कृति की रक्षा, उसकी आध्यात्मिकता, उसका सौंदर्य और उसकी रक्षा सुरक्षा कर सकता है। ये बात चुनावी नतीजों से पता चलता है। उसके बाद जो गुंजाइश बचती है विपक्ष के पास, वो जातियों की होती है। जहां जातियों का ये एक दुर्भाग्य है सनातन धर्म में, जहां जातियों में डिस्टेंस रहा है, इस इतिहास को जुटलाया नहीं जाता। और इसी डिस्टेंस को लेकर अपोजिशन के पास में एक गुंजाइश सरवाइव करने की रही है, और उस विषय पर वो लगातार काम भी करता रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी दल हो या कांग्रेस हो या और भी अन्य दल हो। उनके पास में जो जाति का डिस्टेंस है उसको कैश कराने के लिए उसने कभी जातिगत राजनीति की, कभी संविधान की बात करके दलित समाज को अलग करने की, अपने फेवर में लेने की बात की, कभी पिछड़ों से ये बताने की कोशिश की कि अपर कास्ट के लोग यहाँ के संसाधनों में, यहाँ के सिस्टम में बैठ गए हैं। ये राजनीतिक जो एक उनका एक एजेंडा था, जो लगातार लोकसभा में किसी हद तक सफल भी होता नजर आया था, उस पर इस कुंभ ने पानी फेर दिया है। क्योंकि सनातन एकता, मैं एक बात और कहूंगा, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 64 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। यानी लगभग 100 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 64 लाख पूरे देश के मतदाताओं ने। और मतदान बहुत बड़ी चीज होती है, लोकतंत्र में ये कर्तव्य भी होता है और अधिकार भी होता है और सबसे बड़ी ताकत भी होती है। इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जाती है। हमारे देश के नागरिक वोट देने के लिए बड़े जागरूक भी हो चुके हैं। तब भी 64 करोड़ लोगों ने इस भारत का प्रधानमंत्री तय किया। लेकिन इस महाकुंभ में जो कल के बाद जो अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं कि शायद 70 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच जाए, यानी प्रधानमंत्री तय करने वाला जो भारत का नागरिक है, जो जनसमूह है, जो जनमानस है, उससे भी अधिक, यानी लोकतंत्र के ऊपर आस्था है। आस्था का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपका संकेत है नावेश शिकोह जी, की जो हमारे भारत के लोकतंत्र की जो ताकत है उससे भी ज्यादा मजबूत ताकत इस धर्मतंत्र की है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर कहें मानस श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि 2027 के लोकतंत्र के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस धर्मतंत्र की आहुति कितनी मजबूत होगी? ऑडियो ऑन करिए मानस जी प्लीज। मीना जी, इसका आकलन कर पाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में जिस तरीके का धार्मिक आयोजन हुआ था,
जो 500 साल के बाद एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान राम का मंदिर वहां पर स्थापित किया गया, बड़े भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए, मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए, तमाम रोड शो हुए, पूरी दुनिया ने उस आयोजन को देखा। उसके बाद क्या हुआ, अयोध्या नहीं, अयोध्या मंडल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो कई बार बुनियादी सवाल, बुनियादी जरूरतें लोगों के दिमाग पे ज्यादा हावी हो जाती हैं, कई बार धर्म की बात पीछे छूट जाती है अगर उसको अगर वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए। ये बात सही है कि महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ा आयोजन है और सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उस हिसाब से देखा जाए तो इस देश की आधी आबादी ने वहां पर जाकर स्नान किया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इनमें वो आंकड़े भी शामिल हैं जो लोग स्नान रिपीट कर रहे हैं, यानी हर रोज वो रिपीट कर रहे हैं, वो वहीं पर कल्पवास कर रहे हैं, उनकी भी संख्या हर रोज की श्रद्धालुओं की गिनती में जोड़ी जा रही है। खैर आंकड़ों की बात अलग है, लेकिन चूंकि बात 2027 की आपने की, तो उस वक्त तक इसका कितना असर रहेगा, कौन से दूसरे नए मुद्दे आ जाएंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा मानस जी एक बहुत बड़ा फर्क राम मंदिर और कुंभ में जो समझ में आता है वो ये कि राम मंदिर एक दिन का आयोजन और वीवीआईपी लोगों का एक भव्य कार्यक्रम बनकर रह गया था, और ये कुंभ का आयोजन 65 करोड़ 63 करोड़ लोगों के आहुति से संपन्न हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की आबादी का आंकड़ा कितना प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर जनपद से कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक और शोध का विषय है, चर्चा का विषय है। आप लोग वहां बैठकर ज्यादा बेहतर ढंग से बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली के रेलवे स्टेशन के हाल थे, जैसे अलग अलग राज्यों के कैपिटल से फ्लाइट्स के जो चार्जेस बढ़े, वो तो एक अलग आबादी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले से, हर जनपद से जो पहुंचने वाले थे, वहां पर भी आपने रेलवे स्टेशन और बसेस का जो रूट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, उस पर कितना प्रेशर था वो भी आपने देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में दरअसल राम मंदिर से क्या कुंभ की तुलना करना सही होगा? ये बात आपकी सही है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, और नावेद जी ने जैसा कहा, देखिए मीना जी, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं मैं कि एक दिन का आयोजन नहीं था भगवान राम का मंदिर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी थी। आपको याद होगा कि कोविड काल में प्रधानमंत्री आए थे, उसका दोबारा से शिलान्यास किया गया, उसके बाद फिर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, फिर निर्माण कार्य में हर महीने मीडिया को बुला करके उसकी प्रगति दिखाई जाती थी, फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद संघ ने एक जिम्मेदारी दी थी अपने तमाम अनुशासित संगठनों को कि आप हर रोज इतने लाख आदमी लेकर के आएंगे, वहां पर दर्शन कराएंगे। बहुत समय तक वो कैंपेन चलता रहा। तो वो एक दिन का आयोजन नहीं था, वो करीब करीब 2 साल 2.5 साल तक उस पर पूरी प्रैक्टिस की गई। उसके बाद भी अगर वो नतीजे अयोध्या में ऐसे खराब आए, तो इसके पीछे का विश्लेषण जो है वो सभी पत्रकार साथी भी हो या आम लोग भी हो, वो समझते हैं कि बहुत सारी कई बार बुनियादी जरूरतें ऐसी होती है जो धर्म और आस्था पर हावी हो जाती है। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया था कि महाकुंभ का आयोजन 1.25 महीने का आयोजन है, राम मंदिर का आयोजन करीब 2.5 साल तक चला। 1.25 महीने के आयोजन में निश्चित बहुत सारी भीड़ आई, बहुत सारे श्रद्धालु आए, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। देखिए, ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसा कोई दाग लग जाए, ऐसा कोई गलत लग जाए जिस पर सवाल खड़े किए जा सके। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि खुद एक संत थे, लिहाजा उन्होंने पूरी तैयारी की, कई बार उन्होंने भ्रमण किया, बहुत जितनी व्यापक व्यवस्था वो कर सकते थे उतनी व्यवस्था की गई। लेकिन जब इस तरीके की भीड़ कहीं पर एक जगह पर जमा होती है, तो उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है कि वो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2000-2001 के बीच जब मायावती की एक बहुत विशाल रैली लखनऊ में हुई थी, जब पहली बार 5 लाख आदमी लखनऊ शहर की सीमा में दाखिल हो गया और विधानसभा के सामने से लेकर के शहर के तमाम हिस्सों में लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर के भोजन किया, और उसके बाद अचानक से इतनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई कि वो पुल ही टूट गया, जो फुट ओवर ब्रिज बना था वो ब्रिज ही टूट गया, उसमें 2 दर्जन आदमी मर गए। तो देखिए, ये इस तरीके की घटनाएं जब बहुत बड़ी भीड़ होती है तो वो होना लाजमी होता है, और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती जो बेहद दुखद होती है। लेकिन उसको सियासी तौर पर उसके नफे नुकसान से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत ढंग से और बहुत बढ़िया आयोजन किया है, जिसकी कल समाप्ति होने जा रही है। उसका सियासी असर क्या होगा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से उठाती है,
और दूसरी बात, एक बात तो मैं और ही बता दूं, जैसे कि अयोध्या में अगर चुनाव हारे तो उसके पीछे का एक विश्लेषण बाद में सामने आया कि वहां के लोग बहुत पीड़ित थे, जिनकी दुकान का नुकसान हुआ, जिनकी जमीनें चली गई, लोगों के घर टूटे। तो वो एक आक्रोश था, तो वहां की जनता ने उनको उसका सबक सिखाया। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु ये तय करेंगे कि सरकार को वो किस नजर से देखते हैं, उनकी सुविधाओं को किस नजर से देखते हैं। ये पैमाना ये हमेशा जनता ही तय करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाकुंभ का आयोजन एक सफल आयोजन हमको लगता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में लोग इसको भूल जाएं, कुछ दूसरे मुद्दे सामने आ जाए, कुछ दूसरी बातें सामने आ जाए। तो सरकार की तरफ से कोशिश हुई है। 2027 तक अभी समय है, इसलिए आपकी बात एकदम वाजिब है कि अभी कुंभ का उस पर असर कितना होगा ये कहना मुश्किल है, बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ आपने संकेत किया, अयोध्या, पूरे देश में चर्चा हुई अयोध्या की और उसके बाद मिल्कीपुर की। ऐसा किसी विधानसभा के लिए आज तक नहीं हुआ कि 10 बार, 15 बार, 20 बार उसको लेकर चर्चाएं हुई हो, किसी एक विधानसभा को लेकर। अयोध्या की से जुड़ी हुई इस विधानसभा पे चर्चा भी इसीलिए हुई क्योंकि अयोध्या जैसी सीट का बीजेपी के लिए हार जाना एक बहुत बड़ा संदेश था। अयोध्या की बात आपने की, ये सिर्फ 1-2 साल का आयोजन नहीं, दरअसल तो बीजेपी का जन्म ही अयोध्या राम मंदिर लहर और उसके बाद जितनी राम मंदिर की जंग, तो ये सिर्फ 2 साल की मेहनत ही नहीं कहा जाए, अगर देखा जाए तो बहुत 2 दशकों से भी ज्यादा बीजेपी की मेहनत। लेकिन सवाल ये पंडित मुकेश भारद्वाज जी की, जब हम चुनाव के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जब हम सत्ता और विपक्ष के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो एक आयोजन राम मंदिर का जिसमें लोग जो पहुंचे, मान लीजिए कि आरएसएस ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मोटिवेट किया अयोध्या की यात्रा के लिए, लेकिन वहां राम मंदिर पहुंचकर उन्हें जो मिलना था और संगम की डुबकी लगाकर उन्हें जो मिलना था, एक जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन का फर्क भी कुछ है जिसकी वजह से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और राम मंदिर की इतनी लंबी सफल यात्रा के बाद भी, इतनी लंबी जंग के, कोर्ट की जंग, सुप्रीम कोर्ट की जंग, उसके बाद भी अयोध्या में आज तक इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने समय में भी नहीं पहुंचे। आज प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जितना समय निकला और यहाँ कुंभ में जितना कम समय निकला, इन दोनों का फर्क भी जरा समझाइए। व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत प्राप्ति, मतलब जो संगम की डुबकी लगाने जा रहा है उसको जो प्राप्ति हो रही है, जो उसकी सोच है कि आस्था है कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, और राम मंदिर जानने से जो मिलने वाला है, उसका फर्क भी समझाइए। देखिए, बहुत ही सुंदर बात अभी यहाँ हुई है कि दोनों चीजों में जो फर्क है, वो फर्क क्या है? फर्क है, आप देखते हैं कि सामाजिकता, जो ताना बाना हमारे देश का है, उस ताने बाने में जो समरसता, यानी कि एक दूसरे से जुड़ाव और एक दूसरे के साथ जो जातिगत बंधन, चुनाव तो क्योंकि जातिगत जब बात आती है तो आ ही जाती है घूम फिर कर कि कौन कितना किस सीट पर डोमिनेट करता है। लेकिन अगर आप संगम का अगर आप पूरा वो देखें तो उसमें कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप किस वर्ग से हैं, कौन आपकी कितने धनवान हैं, कितने गरीब हैं, कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए हैं। सब समरसता के साथ एक आप जुड़ रहे हैं और एक ही आपका उद्देश्य है कि भाई जीवन के अंदर जो भी कुछ नकारात्मक हुआ है, कहीं अगर हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं तो उनकी क्षमा हम मांगे, या हमारे पाप धुलें, या ऐसे अवसर जो इतने सालों बाद उपस्थित हुआ है इसके साक्षी बने। इस संगम के तट पर हम स्नान करके और अपने आप को मतलब ये मान लें कि अमृत का कहीं कुछ भाव हम लेकर के जा रहे हैं। और ये संतों महंतों ने बड़ी कोशिश की है, सरकारें तो की है, लेकिन एक भाव जगाने में कामयाब रहे हैं हमारे संत महंत, पूरे देश को ये जोड़ने में कामयाब रहे कि भाई आइए, हम आपके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ भारतीय संस्कृति और समाज की एकजुटता आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पिछले कितने ही सालों से जब ये प्रयास हो रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लोगों की परिचर्चा में जब बैठते हैं, धर्म चर्चाएं होती हैं, तो उसमें निकल के आया, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि गलती हुई है, हम वोट देने नहीं निकले, वोट प्रतिशत कम हुआ। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस लगी कि मोदी जी को उतनी उच्च तरीके से हम नहीं पहुंचा सके, सत्ता नहीं दे सके जो मिलनी चाहिए थी। और उसकी भी एक तरह से ये जुड़ाव जो आप देख रहे हैं, ये प्रादुर्भाव कह सकते हैं आप, एक तरह से वापस से पुनर्निर्माण या पुनर्गठन कह सकते हैं सनातन का जो हो रहा है, एक पुनर्जागरण अभियान। आप जो राम मंदिर से शुरू हुआ,
और वो अपने चरमोत्कर्ष पर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आज नहीं तो कल जुड़ रहे हैं लोग और जुड़ते जा रहे हैं। और इस भेदभाव को, इस जातिगत जो वैमनस्य है, इसको कम होते हुए आप देख रहे हैं। और आपसी जुड़ाव के साथ ये संगम ने तो अभूतपूर्व बदलाव भारतीय समाज में किया है। अगर ये संभव हुआ, ये टिकाऊ हुआ, और हम अपनी एक दूसरे की जो जुड़ाव है, जो बीच में अगर कहीं एक सामरसता कम हो गई थी पिछले किन्हीं कारणों से सनातन की, वो अगर वापस से जुड़ती है और वापस से समाज एक साथ खड़ा होता है, तो इससे बड़ा कुछ संगम का प्रभाव नहीं हो सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अमृत पान के जैसा ही है कि उन्हें अमृत मिल जाएगा अगर ये यहाँ मंथन से मिलेगा। जी, बहुत बड़ी महायोग बात से है। राजकोष में, बिल्कुल बहुत सही कहा पंडित मुकेश भारद्वाज जी। कितना सही ये 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए साबित होता है, राजनीतिक अमृत मिलेगा ये। वो देखना होगा। लेकिन प्रोफेसर दिनेश कुरैशी, जैसा मानस जी ने कहा कि जनता बहुत जल्दी भूल भी जाती है, तो देखना होगा आने वाले समय में कौन से मुद्दे चुनावों पर हावी होते हैं, कुंभ का कितना असर रह पाता है। लेकिन प्रोफेसर दिनेश कुरैशी, महायोग से राजकोष में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, सरकार क्या करे उससे कि कुंभ याद रहे, या जनता के यहाँ पे दस्तक रहे, उन्हें बार बार कुंभ की याद दिलाकर लोकतंत्र के दरबार में जब सत्ता पहुंचने की तैयारी करेगी कि किसके हाथ में सत्ता आए, तो इस वक्त जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस राजकोष का इस्तेमाल कैसे करें बढ़े हुए। जी मीना जी, देखिए मानस जी अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैं उससे तवज्जो भी रखता हूँ उनकी बात का। और पंडित जी जो बात कह रहे हैं ना, मैसेजिंग का खेल है। इस सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने क्या है, मैसेज दे दिया है कि भाई देखिए भूटान भी के राजा भी यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं, और देखिए कनेक्ट किया है अपनी पुरानी संस्कृति से। पंडित जी और हमारे जो अन्य साथी गण हैं इस पे सहमत होंगे मुझसे कि 50 लाख से ज्यादा लोग नेपाल जैसे देश से वो ले आए। आप समझिए मीना जी, केवल अर्थ की विषय ही नहीं रहा है, इसको जोड़ दिया कि माँ जानकी, जो कि उनका वो घर है नेपाल, जहां से वो कहते हैं जानकी का मायका है, वहां से लोग त्रिवेणी संगम में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसऑर्डर की बात हो रही है मैडम। चाइना जैसा देश जो हमारा राइवल है, पाकिस्तान हमारा मित्र है, मैं कहना चाहूंगा, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, आप समझिए खलबली है, मैसेज चला गया है। और मैसेजिंग लोकतंत्र में बहुत बड़ा मायने रखता है। और यही कारण है कि अब जो अपोजिशन का तो धर्म है कि कुछ तो करें, है ना, तो कुछ क्या करें अब, तो कुछ ये कर रहे हैं कि भाई हमने अपने समय पे क्यों नहीं कर पाया ऐसा। तो अब क्या है कि राजनीति उसमें आएगी ही, क्योंकि जहां पर जनमानस है और जहां पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और केवल एक राज्य से ही नहीं, तो अन्य जो पार्टियां हैं उनका अस्तित्व अब उनको समझ में आ रहा है। जैसे कई अनर्गल बयान, जिनको मैं अपनी जुबान से, चूंकि मैं राजनीतिक विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सुन रहा हूं और आप हम सब सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, कुछ न कुछ करके। लेकिन पब्लिक जिसके साथ है ना, जनता जिसके साथ है, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र में विजयी होता है, विजयो भव। और यही कारण है कि अब लोगों को, देखिए राम मंदिर, आप जो चर्चा में सुन रहा था, और बड़ा गंभीर विषय मीना जी, आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा, किस तरीके से आप वक्ताओं को पकड़ती हैं, बड़ा ही कहते हैं कि एक खूबसूरत तरीका है आपका। राम मंदिर मूलतः पूरा जो है ना जनमानस और राजनीतिक विषय था, लेकिन वो लंबा चला, उसका काल अवधि ज्यादा थी। लेकिन ये 56 दिन में ऐसा हो रहा है मैडम, 56 दिन में 63 करोड़ 65 करोड़ की जनसंख्या का आना, और भारत के बिल्कुल जो 7 हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग जो 6 अन्य पड़ोसी हैं, उसमें नेपाल की भूमिका है, भूटान की भूमिका है। ऐसे राष्ट्र जो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए, उनका आना ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और इसका लाभ देखिए जनता भूल जाएगी या नहीं भूलेगी, लेकिन भूल किसको सकते ही है, समय बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 2025-26। जी प्रोफेसर दिनेश कुरैशी, समय की कमी है, इसलिए मैं नावेद जी के पास आखिरी रिएक्शन के लिए जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है आपके साथ, लेकिन समय के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए नावेद जी आखिरी टिप्पणी आपकी।
मीना जी, मानस जी ने जो बात कही थी, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम लोग महाकुंभ की बात कर रहे हैं, हम लोग भारत की संस्कृति और सनातन आस्था की बात कर रहे हैं, हम लोग वहां का बेहतर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी भव्यता की बात कर रहे हैं, और वहां पर जिस तरह से इतना बड़ा जन समागम हुआ है ऐतिहासिक दुनिया में, उसकी बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि 70 करोड़ लोगों का जन समागम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताता रहेगा, ये कतई नहीं कह रहे हैं। ना हम ये कह रहे हैं, या ना कोई भी ये कह रहा है कि ये क्राउड भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ना इस बात की कोई गारंटी है कि 27 के चुनाव में भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि कुंभ में इतना क्राउड आ गया था, इतने लोग आस्था को समर्पित हो गए थे। ये कहने का किसी का मतलब नहीं है। और बिल्कुल मानव जी ने बात सही की कि इससे भव्य और दिव्य 500 साल पुराने इतिहास, विवाद, मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ इतना बड़ा राम मंदिर की भव्यता के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका प्रचार हुआ, उससे लोग जुड़े, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी को जीतने का सारे रास्ते खुल गए। मेरे कहने का अर्थ केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार, भाजपा की ये सरकार धर्म को लेकर सही ट्रैक पे चल रही है और वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रही है। एक बात भले ही वो तो मैं दूसरी बात जल्दी से बात कर दूं, मैं विपक्ष की बात कह दूं, विपक्ष को ये बात समझनी होगी कि हमें धर्म को नजरअंदाज नहीं, क्योंकि जो सनातन आस्था है ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। इसको अपनाना पड़ेगा, इसको गले लगाना पड़ेगा, और इस बात के लिए ताना भाजपा को नहीं देना पड़ेगा कि तुम केवल धर्म की बात करना। विपक्ष को भी धर्म से हिंदू सनातन तब वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आ सकती है। बिल्कुल नावेद जी, और एक बात और विपक्ष को सीखनी होगी कम से कम सत्ता पक्ष से, कि मेहनत करना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आप सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें। और मेहनत करने से 2 से लेकर यहाँ तक पहुंची बीजेपी कि आज तो पूरे देश में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि कुंभ की सफलता बीजेपी की सफलता का कोई सर्टिफिकेट दे रही हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2027 में कुंभ लोग याद रखें। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई एक घटना पूरा विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा दे दे कि सारे कुंभ का पानी जो है वो यहीं का यहीं सिमट कर रह जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जड़ों से जोड़ने की जो कोशिश इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और बीजेपी की सरकार ने की है, उससे निश्चित ही देश में एक संदेश का काम जरूर हुआ है। अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। समाज शास्त्र भी इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। अब ये एकजुटता कितने दिन कायम रह पाती है और किस तरह से रह पाती है, यही चुनौती इस देश के राजनीतिक दलों के सामने है, सत्ता और विपक्ष के सामने है, जिसे चुनौती को सामना करना ही सबको मिलकर है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।